Hello students, now we have numerical 5.28. Let's see what we have in this numerical. A stream of water flowing horizontally with a speed of 15 meter per second goes out of a tube of cross section area 10 to the power minus 2 meter square and hit a vertical wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of water, assuming it does not rebound? Dear student, let's see the situation. We have a pipe. This is the pipe, and the area of this pipe is 10 to the power minus 2 meter square. So from this pipe we have certain water which is goes out, and this is the water stream coming out from the pipe, and this water hit a wall. This is the vertical wall. Okay, this is to be the vertical wall on which this water stream hit, and after the hit this water will not rebound, it just hit and float down. Water get float down, it will not rebound. Okay, the water get flow down. Yes. Okay, so we have got the situation. So what we have to do, what is the force exerted on the wall? ये जो वाटर है ये इस वॉल पर कितना फोर्स लगाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लेट सॉल्व द गिवन सिचुएशन. सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा मोमेंटम ऑफ वाटर बिफोर हिटिंग द वॉल. ये जो वाटर है इस वॉल को हिट करने से पहले इसका मोमेंटम क्या था वो मैं ढूंढना चाहूंगा. तो प्यारे बच्चों, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एंड मास को हम क्या ले सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ओके, the formula of mass is density into volume. Okay, and density, we know the water of density is 1000, it is the standard value. Volume का हम लिख सकते हैं area into side into u. Okay, so density of water is 1000. एरिया क्या होगा? डियर स्टूडेंट, ये जो पाइप है, जो एरिया इस पाइप का होगा वही एरिया इस पाइप में से निकलने वाले वाटर का होगा. तो 10 to the power minus 2. नाउ साइड क्या होगा? डियर स्टूडेंट, हम एक बात जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर टाइम 1 सेकंड हो जाए तो जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है? डिस्टेंस के बराबर. वाटर की स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड. यानी एक सेकंड में वाटर कितनी डिस्टेंस चलेगा? 15. ओके, तो हम क्या करते हैं,
हम ये देखना चाहते हैं 1 सेकंड में कितना वाटर इस वॉल को हिट करेगा। तो समझिए, हम लेट अज्यूम 1 सेकंड में इतना वाटर, ये जो वाटर है, दिस वाटर 1 सेकंड में इतना वाटर, मान लीजिए दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच हिट द वॉल इन 1 सेकंड। तो एरिया तो हमारा यही हो जाएगा, लेकिन इसकी ये जो साइड है ये कितनी हो जाएगी, 15 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना वाटर हिट करेगा, 15। देखिए स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है, अगर किसी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यानी वो 1 सेकंड में कितना चल चुका है, 10 मीटर। तो अगर हम टाइम को क्या ले लेते हैं, 1 सेकंड ले लेते हैं, तो जो स्पीड है वो डिस्टेंस बन जाती है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये वो वाटर है जो 1 सेकंड में इस वॉल को हिट करेगा। तो ऐसे वाटर का डेंसिटी तो 1000 ही होने वाला है। एरिया कितना होने वाला है इस वाटर का, इस वाटर का एरिया यही रहेगा, ठीक है ना। जो एरिया पाइप का है वही एरिया इस वाटर का रहने वाला है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 15। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई। मास को हमने क्या लिखा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी एज इट इज, वॉल्यूम का क्या लिखा, एरिया इनटू साइड। एरिया वही होगा जो पाइप का एरिया है, और साइड 1 सेकंड में कितना वाटर चलता है, तो 15। ओके, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो हमें मालूम है, वाटर की स्पीड कितनी है, वाटर की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, स्पीड हमें मालूम है। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 15 250 एंड ये कितना हो जाएगा, चलिए यहां से एक 10 बचेगा। तो दिस इज द मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलिए अब हम निकालते हैं मोमेंटम ऑफ वाटर बिफोर हिटिंग द वॉल। तो हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम। क्या बोल सकते हैं हम इसको, ये हमारा एक तरह से इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे मोमेंटम ऑफ वाटर आफ्टर hitting the wall, after hitting the wall। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास, अब फाइनल वेलोसिटी क्या आने वाली है, 0, क्योंकि हमें यह बोला गया है कि जब ये वाटर दीवार को हिट करता है तो वापस नहीं आता, सीधा उसके सहारे बह जाता है, यानी उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं रहती। क्लियर हो गया। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब हमसे पूछा क्या है, ये जो वाटर है ये इस दीवार पर कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन वॉल बाय वाटर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। डियर स्टूडेंट, बाय द न्यूटन सेकंड लॉ आपको क्या मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू, तो चेंज इन मोमेंटम डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा, वन मोमेंटम इज 2500 एंड सेकंड मोमेंटम इज 0 अपॉन टाइम कितना ले लिया, 1 सेकंड। देखिए यहाँ पर आपने जो टाइम एज्यूम किया है वो 1 सेकंड एज्यूम किया है। जब आपने साइड निकाला था तो हमने क्या किया था, टाइम क्या कंसीडर कर लिया था, 1 सेकंड। तो ये जो 15 मीटर है हमारी साइड बन गई थी, ठीक है ना। तो वी आर सॉल्विंग, ये जो हम फोर्स निकाल रहे हैं वो 1 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम भी हमने किसके लिए निकाला है, फॉर 1 सेकंड। तो दिस इज
2500 न्यूटन। ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस इतना ही काफी है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 2500 न्यूटन, बाकी इसमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ योर न्यूमेरिकल। In the next numerical 5.29, what we have 10 1 rupee coins are put on top of each other on a table. Each coin has a mass m. Give the magnitude and the direction of number 1 the force on the 7th coin counted from bottom due to the all coins on its top. So dear student, let's see what we have. This is to be our surface. ये हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पर ये मैंने I have put a coin. This is first coin. Okay? तो first, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ and this one is seventh. Okay, counted from the bottom. तो जो सेवंथ कॉइन है उस पर फोर्स पूछा है, the force on the seventh coin counted from the bottom. तो this is the seventh coin from the bottom and the total coin we have 10. तो यानी इसके ऊपर how many coins still we have? 3. 3 coins are still over the seventh coin. This one is 8th, 9th and 10th. ओके, तो डियर स्टूडेंट, हमसे पूछा क्या गया है? लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन, द फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन ड्यू टू ऑल the coins on top is equal to, तो देखिए अभी सेवंथ कॉइन के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो क्या सेवंथ कॉइन के ऊपर कोई फोर्स होगा? बिल्कुल कोई फोर्स नहीं होगा। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर ये एक कॉइन रखेंगे m, तो ये जो 8th कॉइन है ये क्या करेगा? 8th कॉइन के लिए जो 7th कॉइन है वो सरफेस बन जाएगा। देखिए 1 के लिए सरफेस है, जो सेकंड कॉइन है उसके लिए सरफेस कौन है? फर्स्ट। थर्ड के लिए सरफेस 2, फोर्थ के लिए 3, फिफ्थ के लिए सरफेस फोर्थ कॉइन, सिक्स्थ के लिए फिफ्थ कॉइन, सेवंथ के लिए सिक्स्थ कॉइन। तो जो 8th कॉइन है उसके लिए सरफेस कौन हो जाएगा? 7th कॉइन। तो ये जो 8th कॉइन है ये इस पर अपना वेट लगाएगा mg। क्लियर हो गया? तो जैसे हमने 8th कॉइन रखा इसके ऊपर, तो जो 8th कॉइन है वो उसके ऊपर क्या करेगा? अपना वेट अप्लाई करेगा। अब हमने क्या किया? हमने इसके ऊपर एक कॉइन और रख दिया, 9th कॉइन। तो क्या होगा? पहले तो 8th कॉइन अपना वेट अप्लाई कर रहा था, अब क्या होगा? जो 9th कॉइन है वो भी अपना वेट अप्लाई करेगा। तो जो 7th कॉइन है उसके ऊपर टोटल कितना वेट आ रहा है? 8th कॉइन का और 9th कॉइन का। तो यहां पर ये तो था ड्यू टू द 8th, अब 9th कॉइन का भी वेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा? इसके ऊपर एक कॉइन और रख दिया, 10th कॉइन, तो ये भी अपना वेट अप्लाई करेगा। तो जो 7th कॉइन है उसके ऊपर कितने कॉइन है? 1 2 3, ये तीनों अपना वेट अप्लाई करेंगे। तो जो वेट होगा 7th कॉइन के ऊपर, जो वेट होगा वो होगा वेट ऑफ
8th कॉइन प्लस वेट ऑफ 9th कॉइन प्लस वेट ऑफ 10th कॉइन, यानी mg प्लस mg प्लस mg। 8th कॉइन का वेट mg, 9th का वेट mg, 10th का वेट mg इज इक्वल टू 3 mg। तो जो टोटल वेट होगा 7th के ऊपर वो कितना होगा 3 mg। ओके, नाउ टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द फोर्स ऑन द 7th coin by the 8th coin, force on 7th coin by 8th coin। तो जरा डियर स्टूडेंट ये समझिए थोड़ा सा, जो 10th कॉइन है वो अपना वेट किस पे लगाता है 9th पर। ओके, 9th क्या करे, देखिए 10th क्या करेगा, 10th अपना वेट लगाएगा 9th पर। 9th क्या करेगा, 9th अपना भी वेट लगाएगा 8 पर, और 10 वाला तो उसमें ऐड हो ही गया है। देखिए 10th अपना वेट लगाएगा mg, तो अब 9th क्या करेगा, अपना भी वेट अप्लाई करेगा और 10th का भी किस पे 8th पे। तो 8th क्या करेगा, अपना तो वेट अप्लाई करेगा 9th का भी और 10th का भी। क्लियर हो गया। तो जो 8th है एक्चुअली वो कितना अपना वेट तो अप्लाई करता ही है, 9th का भी करता है और 10th का भी। हाँ, अगर 9th और 10th इसके ऊपर नहीं होते तो जो 8th कॉइन है वो केवल क्या करता, सिर्फ अपना ही वेट अप्लाई करता, और अगर केवल 9th होता तो अपना और 9th का। लेकिन 3 कॉइन है तो जो 8th है वो क्या करेगा, ये तीनों का वेट अप्लाई करेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, वही होगा 3 mg। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। ओके, द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन, हमसे पूछा है रिएक्शन ऑफ 6th कॉइन। तो रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन 7th कॉइन, तो रिएक्शन हमेशा किसके बराबर होता है, एक्शन के। तो जो 6th कॉइन है वो 7th को कितना रिएक्शन देगा, जितना 7th इसको क्या देगा, फोर्स देगा। तो इज इक्वल टू फोर्स बाय 7th कॉइन ऑन 6th कॉइन। तो क्या आप बता सकते हो जो 7th कॉइन है वो 6th पे कितना फोर्स लगाएगा, बताइए। जो 7th कॉइन है वो अपना तो वेट अप्लाई करेगा 8 का भी, 9 का भी और 10 का भी। तो इज इक्वल टू 4 mg। ठीक है, जो 7th कॉइन है वो 6th पे कितना अप्लाई करेगा, अपना 8 का, 9 का और 10 का, चारों का वेट अप्लाई करेगा। तो 4 mg, तो 6th भी क्या देगा, उतना ही रिएक्शन देगा, 4 mg। समझे बात आ गई। 6th कितना रिएक्शन देगा, जितना उस पे वेट आएगा 4 mg, और रिएक्शन हमेशा क्या होता है, अपवर्ड। चलिए, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन न्यूमेरिकल। In the next numerical 5.13, what we have, dear student, an aircraft execute a horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wing bent at 15 degree. What is the radius of the loop? So let's see what the situation we have. We have a aircraft. These are the wing of the aircraft. This is to be our aircraft, and this aircraft is circulating in a circular path. ऐसा नहीं है कि जो व्हीकल्स है वो अर्थ सरफेस पर ही गोल गोल घूमते हैं। जो एयरक्राफ्ट है, मान लीजिए हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है, वो एयर में एक सर्कुलर पाथ बनाते हुए ऐसे घूम रहा है। एक एयरक्राफ्ट है वो एयर में ऐसे गोल गोल रोटेट करता है। चलिए,
उसके बाद हमसे कहा गया है इसकी स्पीड कितनी है। वी हैव द वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 26 2 3 become 4, that will become 200 meter per second. Okay, so when we convert 720 kilometer per hour, we get 200 meter per second. So when this एयरक्राफ्ट बैंक एट 15 डिग्री, हमसे कहा गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये बैंक हो जाता है, यानी जो इसके विंग्स हैं उनको थोड़ा सा बैंक कर लेता है। ठीक है, दिस एयरक्राफ्ट बैंक, ये अपने विंग्स को थोड़ा सा बैंक करता है। हाउ मच? 15 डिग्री। ओके, तो हमसे ये जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसका रेडियस पूछा गया है, जिस सर्कुलर पाथ में ये सर्कुलेट करता है। तो लेट्स सॉल्व द सिचुएशन। व्हाट वी हैव, व्हेन द जो आपको पढ़ाया गया था बैंकिंग ऑफ रोड और बैंकिंग ऑफ साइक्लिस्ट, आपको याद आ रहा है कि जब भी कोई मूविंग बॉडी चलते चलते बैंड होती है तो उसका फॉर्मूला क्या था। बैंकिंग ऑफ साइक्लिस्ट आपको पढ़ाया गया था, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाया गया था। तो वहां बैंकिंग का जो फॉर्मूला था वो क्या था, बैंकिंग एंगल इज गिवन बाय, जो बैंकिंग एंगल होता है वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर आर जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बैंक एंगल। सो हमें क्या निकालना है, r निकालना है। तो वी गेट v स्क्वायर अपॉन g इंटू tan थीटा। ओके, दिस इज टू बी अवर इक्वेशन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों v कितना है, देखिए गिवन v हमें दिया है 720 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बिकम 200 मीटर पर सेकंड। अभी हमने इसको सॉल्व किया था। g की वैल्यू हम अपनी इजीनेस के लिए tan ले लेते हैं। और प्यारे बच्चों जो tan थीटा होता है ये हमें गिवन है tan 15। ओके, चलिए, तो equation 1 become what we have, r is equal to v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 का स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan, and this will become tan 15. okay, so now this will become 200 into 200 upon tan। tan 15 की वैल्यू होती है 4 upon 15। tan 15 is equal to 4 upon 15। तो after solving we get r is equal to this will become 0 से 0 cancel out, 4 से 4, 15,000 मीटर। और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। सो बस इस न्यूमेरिकल में यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि डू यू हैव द नॉलेज ऑफ बैंक एंगल और नॉट। बाकी तो इट्स क्वाइट इजी न्यूमेरिकल।
In the next numerical 5.31, what we have, a train run along an unbanked circular track of radius 30 meter at a speed of 54 km per hour. The mass of the train is 10 to the power 6 kilogram. What provide the centripetal force required for this purpose, the engine or the rail? What is the angle of the banking required to prevent wearing out the rail? So dear student, let us see the situation given in the numerical. This is the surface on which we have the rail track. These are the rail track. Rail. This is inner rail and this is outer rail. As you know, we have the two parallel line. We have the two parallel track. So these are the rail. And now let's see. These are the tire, these are the wheels. I'm saying tire, not. These are the wheels which run wheels of train which run on these tracks, and the whole train system is based on this. Okay, so this is the compartment or the train which based on this. These are the vehicles. Okay, so these are the two vehicles which run over the rails. Okay, which are fitted on earth surface. So let's this train is taking a circular turn. The train is taking let's assume a circular turn of radius. The radius is 30 kilometer. Okay, so when the train take a turn, okay, so from where we get the centripetal force. So these rails provide, there is a friction between the rail and these wheels of the train. These are the wheels of train. So a force come from the rail, the rails. A force come from these rails which work as centripetal force. Okay, and against this centripetal force, when the wheels of train work, they will get wear and tear. Okay, so let's do the exercise. The first thing which we have asked, who will provide the centripetal force, the engine or the rail? The centripetal force
provide by the rail for the turning of train. ट्रेन को टर्न होते वक्त जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो रेल से मिलता है, ठीक है। रेल ट्रैक और व्हील्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है। चलिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमसे पूछी गई थी। नाउ द सेकंड थिंग कि जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है तो जो व्हील्स और रेल के बीच में एक फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, वियर एंड टियर। तो इन व्हील्स को खिसने से बचाने के लिए हम सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, बैंड कर दिया जाए। तो कितने एंगल बैंड करना पड़ेगा? तो टू अवॉइड द वेयरिंग रेल आर बैंक बाय tan थीटा, यही हमसे पूछा है। और tan थीटा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? v स्क्वायर ओवर r जी। v कितना है हमारे पास? 54। तो जो वेलोसिटी है ट्रेन की वेलोसिटी कितनी गिवन है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो दिस विल बिकम 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 इंटू 15, आर कितना गिवन है? व्हाट वी हैव आर रेडियस 30, जी को हम क्या ले लेंगे, 10। सो दिस विल बिकम 3/4। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा जो होती है वो tan 37 की वैल्यू होती है। तो थीटा इज इक्वल टू 37 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। In the next numerical 5.32, what we have? A block of mass 25 kg is raised by a 50 kg man in two different ways, as shown in figure. What the situation we have? We have the two cases. In case one, we have a floor, and over which we have a person, and this person we also have a mass of 25 kg, and this person is pulling this mass by the help of a rope. This is case 1. Case 1. Okay? Case 1. In the second case, what we have? Again we have the same floor. We have the same person, but now we have a pulley. We have a pulley. And the string attached with the mass is passing through the pulley, and now this thing is happening. Okay, this is the case B. Case B. So हमसे पूछा गया है कि ये जो पर्सन है वो एक बार इस मास को ऐसे डायरेक्टली पुल करता है, सेकंड केस में ये पुल करता है मास को बाय द हेल्प ऑफ पुली। विच वन इज मोर सुटेबल? व्हाट
what is the action on the floor by the man in the two cases? Okay, if the floor yield to a normal force of 700 Newton, यानी जो ये फ्लोर है, दिस फ्लोर जिस पर ये आदमी स्टैंड करता है, ये फ्लोर कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 700 न्यूटन को बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा ये फ्लोर यील्ड नहीं करेगा. Which mode should the man adopt to lift the block without floor yielding? So let solve the given situation. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं इन दोनों ही केसेस में what the forces we have. So in the case 1 what we have, सबसे पहले ये जो मास है, इस मास पर कितनी फोर्सेस होंगी? इसका वेट कितना है 25, तो 25 तो इसका मास हो गया, तो वेट कितना हो जाएगा 25 इंटू जी. ओके, चलिए, और इस वेट की वजह से यहाँ इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा. चलिए, इस आदमी ने इस स्ट्रिंग को यहां से पकड़ा हुआ है. ओके, चलिए, दूसरा, ये जो आदमी है, इसका, इस पर्सन का वेट वर्क करेगा किस पर, सरफेस पर. कितना है इसका वेट 50 किलोग्राम, जी से मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 जी, ठीक है ना, एम जी, इसका m 25 और इस पर्सन का m 50. तो ये जो सरफेस है, ये इसको क्या देगा, ये जो आदमी है वो अपना वेट अप्लाई करेगा, तो ये सरफेस इसको क्या देगा, रिएक्शन देगा. चलिए, नाउ लेट्स सी द सिचुएशन इन दिस केस. अगेन इसका मास कितना है 25, तो इधर कितना अप्लाई होगा नीचे की ओर 25 जी. स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा T, तो ये टेंशन T, इधर भी कितना होगा टेंशन T. ओके, तो इसका वेट 50 जी, और ये सरफेस इसको रिएक्शन देगा R. So these are the forces in situation A and situation B. तो चला हम सॉल्व करते हैं कि कौन सी सिचुएशन ज़्यादा सही है, कौन सा तरीका ज़्यादा सही है इस मास को लिफ्ट करने के लिए. तो जरा ध्यान देना, इन केस A, इस केस A में टोटल फोर्सेस ऑन मैन. देखिए, यहां पर दो चीजें हैं, एक तो ये बॉक्स, ब्लॉक, और ये मैन. ठीक है, ये तो है ब्लॉक और ये है मैन. ब्लॉक, मैन. तो यहां पर ब्लॉक पर कितनी फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस हैं. मैन पर कितनी फोर्सेस हैं, मैन का कांटेक्ट है, मैन के लिए ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स है, और मैन ने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है, तो टेंशन भी इससे अटैच है. क्लियर हो गई बात. यहाँ ब्लॉक पर कितनी फोर्स है, 1 और 2, और मैन से कितनी फोर्स अटैच है, mg r और ये t, क्योंकि इस आदमी ने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है, तो ये t भी इसके कांटेक्ट में आ जाएगा. तो हम केवल फोर्सेस देखते हैं जो एक मैन के लिए है, टोटल फोर्सेस ऑन मैन. तो जरा ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए ये क्या हो गया, मैन हो गया, ये मैन हो गया. ओके, तो जरा इस पर फोर्सेस देखें, कौन कौन सी फोर्सेस हैं. नंबर 1 50g डाउनवर्ड, नंबर 2 r अपवर्ड, और ये जो रस्सी है, इस रस्सी को आदमी ने पकड़ा हुआ है, तो ये टेंशन भी इससे रिलेट करेगा, और टेंशन की डायरेक्शन किधर है, देखिए डाउनवर्ड. ठीक है,
ये जो टेंशन है किधर है, डाउनवर्ड है। क्लियर हो गया? ओके, तो जरा देखिए, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू T प्लस 50G। क्लियर हो गया? R इज इक्वल टू, अब ये T किसके बराबर है, तो अगर आप इस ब्लॉक को देखेंगे तो ये T किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा या नहीं होगा? अगर आप इस ब्लॉक के केस को देखेंगे तो 25 किसके, ये टेंशन किसके बराबर होगी, इसके बराबर। ब्लॉक के लिए दिस इज इक्वल टू दिस, तो T कितना हो जाएगा, 25G के बराबर। तो दिस बिकम R इज इक्वल टू हाउ मच, बताइए कितना हो जाएगा, 75G। ठीक है, तो G की वैल्यू अगर आप 10 लेंगे तो R इज इक्वल टू 75 इंटू 10, R इज इक्वल टू 75 न्यूटन। तो केस 1 में जो रिएक्शन होगा वो होगा 750 न्यूटन, यानी ये जो सरफेस है कितना रिएक्शन देगा, 750, जबकि सरफेस ज्यादा से ज्यादा कितना रिएक्शन दे सकता है, केवल 700। तो इस केस में तो सरफेस टूटेगा ही टूटेगा। चलिए, इन केस सेकंड बी, टोटल फोर्सेस ऑन मैन। चलिए, टोटल फोर्सेस ऑन मैन कितनी होंगी, जरा ध्यान देना। दोबारा से ये हमारा मैन हो गया, तो इस पर देखते हैं फोर्स कितनी होगी। तो 50 mg डाउनवर्ड, 50G ये डाउनवर्ड हो गया। रिएक्शन किधर हो गया, अपवर्ड। और टेंशन देखिए, ये हमने गलत बना लिया डायरेक्शन, इसको सही कर लीजिए। टेंशन की डायरेक्शन ये होगी, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ T। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि टेंशन की डायरेक्शन ये नीचे क्यों नहीं है, ऊपर क्यों है। समझ लीजिए बेटा, रस्सी का सिरा, हम देखिए एक स्ट्रिंग के 2 एंड होते हैं, तो एक सिरे से ये ब्लॉक बंधा हुआ है और दूसरे सिरे को इस आदमी ने पकड़ लिया है। इस केस में भी रस्सी का एक सिरा इस ब्लॉक से है और दूसरा सिरा किसने पकड़ा है, इस आदमी ने। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, हमेशा जो टेंशन है वो उसके सिरे जिस चीज से बंधे हुए हैं, टेंशन हमेशा वहां से चलती है। जरा समझना, अगर मैं कहता हूं ये एक ब्लॉक है, ये M1 और ये M2, और हमने एक रस्सी को इससे बांध दिया, तो जो टेंशन है वो यहां से चलेगी, M1 से, और इधर से चलेगी। क्लियर हो गई बात या नहीं? ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक पुली है और ये हमने इससे 2 मास ऐसे बांध दिए, तो टेंशन M1 और M2, तो टेंशन हमेशा वहां से चलती है जहां से बांधा हुआ है ऑब्जेक्ट से, तो ये और ये। क्लियर हो गई बात? तो अगर हम यहां देखें, इस रस्सी में रस्सी का एक सिरा ब्लॉक से बंधा हुआ था और दूसरा सिरा किसके पास था, इस आदमी के हाथ पर, तो कहां से चलेगी टेंशन, इस ब्लॉक से चलेगी और इस आदमी के हाथ की तरफ से चलेगी। तो ऐसे यहाँ पे रस्सी का एक सिरा इस ब्लॉक से बंधा हुआ है और दूसरा इस पुली से होता हुआ किसके पास आ गया, आदमी के पास। तो एक टेंशन तो चलेगी यहाँ से और एक टेंशन कहां से चलेगी, इस आदमी से। इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, अब सही है। तो एक टेंशन इस सिरे से चली और एक टेंशन दूसरे सिरे से चली, यहाँ पे टेंशन एक सिरे से चली और दूसरे सिरे से चली। तो यहाँ तो टेंशन ऐसे देखे ना, रस्सी ऊपर की तरफ है तो ऊपर जाएगी। तो मेरे ख्याल से टेंशन का क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो सेकंड केस में टेंशन और अपवर्ड और mg नीचे, तो इसको सॉल्व करते हैं। अपवर्ड फोर्स T प्लस R इज इक्वल टू 50G, R इज इक्वल टू 50G माइनस T, R इज इक्वल टू 50G माइनस T किसके बराबर हो जाएगा, 25।
g के बराबर, तो r इज इक्वल टू 25g, 50 में से 25 गया, r इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो इस केस में जो रिएक्शन होगा 25 न्यूटन होगा। तो ये जो सरफेस है वो ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स बर्दाश्त कर सकती है, 700 न्यूटन। तो इस केस में इस सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा, 750, यहाँ पे 250। तो कौन सा ज्यादा मेथड अच्छा है, सेकंड केस ज्यादा अच्छा है। तो सिंस रिएक्शन इज लेस in case B, hence it is more suitable, yeah, it should be adopt, ये मेथड सही है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन न्यूमेरिकल।